नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के लिए अगला सेट प्रैक्टिस लेके आ चुका हूं और ये सेट नंबर आप देख पा रहे हैं, तीसरा है। अगर आप इससे पहले वाला फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके दे दीजिए। ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना दिया हूं और ये पूरे तरीके से समर्पित है बीपीएससी एईडीओ के लिए। आप देख पा रहे हो, है ना। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आपको एक सीट कंफर्म चाहिए तो सेट प्रैक्टिस का अहम रोल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं पुनः कह रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। और चूँकि वहाँ पे कई बार होता है ना कि यूट्यूब की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो मैं टेलीग्राम पे कंप्लीट जो है वीडियो का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं भेज देता हूँ। बहुत सारे PDF भी फ्री में मैं प्रोवाइड करवा आप लोगों को टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो वहां से आप जाके फ्री में सबको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये चूँकि फुल लेंथ टेस्ट है तो चूँकि 100 क्वेश्चन रहेगा और ध्यान रहे आपको 1/3 नेगेटिव भी है आपके पेपर में। तो बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, है ना, कितना गलत किए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, उस पर आपको काम करना है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी को। अच्छा, एक बार यहाँ पे डाउट था बहुत सारे फ्रेंड्स का, सर मैथ्स प्लस रीजनिंग का भी सेट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मेरे भाई ये भी शुरू कर दूंगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि 4 टेस्ट आपको सप्ताह में ये मिले और 3 टेस्ट जो है मैथ्स और रीजनिंग का मिले। ठीक है, और सब कुछ फ्री में यूट्यूब पे मैं करवाऊंगा। हाँ, इसका कंप्लीट जो पैकेज है वो पेड बैच में बहुत नॉमिनल फी है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्याही पानी में डाइस के कारण फैलती है। स्याही जो है पानी में किस कारण से फैलती है, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन में है, आप देख पा रहे हो, है ना। पहला ऑप्शन है यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण, दूसरा ऑप्शन है आप लोग का पराशरण, तीसरा है वाष्प दबाव और चौथा है विसरण। मुझे पता है आप सभी लोग आंसर जो टिक किए हैं डेफिनेटली यहाँ पे विसरण। अब यहाँ पे 2 शब्द आपके पेपर में परेशान करता है। देखो भाई, पराशरण को इंग्लिश में कह, चूँकि ये दोनों शब्द आपके पेपर में आपको परेशान करता है तो आज क्लियर ही कर देता हूँ। देखो, पराशरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ये क्या होता है सर, अभी मैं बताऊंगा ऑस्मोसिस क्या होता है। और विसरण को कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग डिफ्यूजन। आज के बाद आप नहीं गलत करेंगे। आइए दोनों को समझ लेते हैं। इसका आंसर हालांकि ये हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, विसरण हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो ये काम कैसे करता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बीकर बनाता हूँ, है ना। एक बीकर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ये बीकर है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि दोनों का एग्जांपल समझ लीजिए ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। बहुत आसान है और यहाँ से कन्फ्यूजन में रहता है लोग, ताकि कन्फ्यूजन में आप ना रहे। ये इस बीकर में मैं क्या करता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हो ऑस्मोसिस, उसमें मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, ये जाहिर सी बात है इसमें पानी भरा हुआ है। मान लो कि इसमें ये पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है इसमें भी क्या है कि ये पूरा पानी भरा हुआ है दोनों बीकर में। इस बीकर में क्या करता हूँ फ्रेंड्स, पहले वाला जो बीकर आप देख पा रहे हो, इसके सामने पराशरण के जो सामने है, इसमें एक मान लो कि इलायची का दाना डाल, एक मान लो कि ये यहाँ पे यह किशमिश मान लो कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उसमें। इसमें क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे चीनी डाल दूंगा, है ना। यहाँ पे एक जगह चीनी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो। तो विसरण में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे डिफ्यूजन को समझिए, यहाँ पे डिफ्यूजन को विसरण को समझिए। तो इसमें क्या होगा कि कुछ समय बाद इसमें क्या होगा, कुछ समय बाद पूरे तरीके से चीनी इस पानी में, है ना, मिल जाएगा। किसी माध्यम का इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ समय के बाद पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, पानी में चीनी मिल जाएगा, पूरा घुल जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। पराशरण क्या होता है, अभी मैं हालांकि इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी थोड़ा समझ लीजिए। पराशरण क्या होगा, ये क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर ये जो है मान लो कि किशमिश है। अब किशमिश के अंदर जो है कुछ लिमिट ही पानी चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे पानी इसमें चाहिए। जो बीकर है, मान लो ग्लास है, इसमें पानी की मात्रा तो ज़्यादा है। किशमिश में पानी की मैं बात कर लूँ तो जो चाहिए वही लेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो है एक क्या होगा, परागमय झिल्ली होगा और किशमिश को जितना ही पानी चाहिए या फिर जो पानी चाहिए वही पानी अंदर लेगा, जो नहीं लेना होगा उसको आने ही नहीं देगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें क्या होगा, पराशरण में एक सुरक्षा कवच रहेगा अंदर में, जितना जरूरत है उतना ही जाएगा, उसके बाद जो है नहीं जाएगा। इसमें क्या है, ये पूरा घुल जाता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो समझ में आ गया पराशरण। अब एग्जाम्पल रहता है, जैसे
आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे आपसे पूछता है कि जो मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है या कोई पौधा है, ठीक है, तो ये पौधा क्या करता है, ज़मीन से पानी जो है पूरे शरीर में, मतलब कि पौधे के अलग अलग भाग में किस माध्यम से पहुंचाता है। तो ये चूंकि सारे पानी तो नहीं लेगा, जो पानी इसके रिक्वायर में होगा, है ना, उनको ज़रूरत में होगा वही पानी ले जाएगा ऊपर। तो ये जो है ना किस माध्यम से, तो पराशरण के माध्यम से, ऑस्मोसिस के माध्यम से जो है ये पानी को ऊपर लेता है, मतलब कि पराशरण के माध्यम से। डिफ्यूजन आपने समझ लिया। डिफ्यूजन का एक और एग्जांपल देख लो। मान लो कि एक जो है ये घर है, मान लो कि ये घर है, एक कमरा में कोई भी गैस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है, कुछ समय के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे इस कमरा में गैस की मात्रा ज़्यादा है, धीरे धीरे क्या करेगा, वातावरण में फैल जाएगा। तो ये जब तक यहाँ पे पूरा जो है पूरे तरीके से मिल नहीं जाएगा, तब तक ये प्रक्रिया जो है ये करते रहेगा, अपना प्रतिक्रिया जारी रखेगा। तो ये आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि दो या दो से अधिक, दोबारा सुनिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को हम लोग विसरण कहेंगे। और पराशरण किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे सर अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा अलग किए जाने के अणुओं को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना पराशरण कहलाता है। तो आपने डायग्राम से दोनों चीज़ें समझ लिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइंड पे रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि वे पदार्थ जो जल में क्या दे रहा है भाई, देखो तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, ये हाइड्रोक्सिल जो है आयन दे रहा है, वो क्या कहलाता है। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा। और डेफिनेटली जो लोग आंसर इसका भी डी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए वे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब कि आप कह सकते हैं सर OH, ये OH है, OH माइनस देता है, OH माइनस का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है क्षार। तो आंसर क्या होगा, क्षार होगा। अब अम्ल किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे सर इसके अतिरिक्त अम्ल जो है ना जल में घोले जाने पर मुक्त हाइड्रोजन आयनों का क्या करता है, ये H+ आयन का निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं अम्ल। बहुत कायदे से अम्ल क्षार लवण वाले बैच में पढ़ा चुका हूँ। अब आप कहेंगे सर अम्ल का pH मान क्या होता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि आप सब जाहिर सी बात अम्ल का pH मान आप लोग जान रहे हैं। ये अम्ल का pH मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यह जो है 7 से कम होता है ना, 7 से कम होता है। और क्षार का क्या होता है भाई, क्षार का क्या होता है, ये 7 से अधिक होता है। इसका pH मान क्या होगा भाई, ये 7 से अधिक होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक बातें आप लोग जान रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन पूछा था कि वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयनों, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्षार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन करे कि एक घोल का pH जो है 3 से लेके 3 से 7 बदलता है। तो इसमें H+ यहाँ पे कर लीजिएगा, H+ हो जाएगा, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। PDF में दूंगा तो सही करके दे दूंगा। तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगा, इसमें 1000 गुनी हो जाए, सॉरी 1000 गुनी क्या हो जाता है, ये कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगा, 1000 गुनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके पीछे का न्यूमेरिकल में पढ़ा चुका हूँ बैच में। अगला क्वेश्चन है, और आप सबको मैं बता दूं ये जो डिज़ाइन किया गया है पूरे तरीके से मॉक टेस्ट, ये पूरे तरीके से BPSC के रिगार्डिंग तो है। साथ में जो अप्रोच BPSC जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन अभी उठा रहे हैं, अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहा है, अभी 71 BPSC हुआ, बाकी जो तमाम एग्जाम हुए, उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में डाला जा रहा है ना। तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से पूरा करिए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल इसका आंसर बताइए आप लोग। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड जो आंसर टिक कर रहे हो, तो बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप सबको मैं बता दूं, सोना सॉल्ट के जमाव में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होता है ना, वो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे आप लोग क्या करते हैं, इसका जो फार्मूला है MgCl2 है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है, इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है MgCl2, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा रासायनिक रूप में सर्वाधिक क्या कह रहा है, सक्रिय है, सर्वाधिक सक्रिय है। तो शब्द को पकड़िए, एक शब्द भी बोला है, कौन सा रासायनिक रूप में सर्वाधिक सक्रिय है ना, सक्रिय है। तो डेफिनेटली जो लोग आंसर टिक कर रहे हो B, फ्लोरीन, बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स रासायनिक रूप में सर्वाधिक सक्रिय अधातु, अगर अधातु पूछा जाए आपसे, अधातु, तो उसका नाम फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, जिसे कैपिटल F से हम लोग सूचित करते हैं, फ्लोरीन है। और यह हेलोजन समूह में आता है फ्लोरीन, आप सबको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक सक्रिय अगर धातु कई बार पूछ देता है, अगर धातु पूछ दे तब हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सीजियम, ये भी ध्यान रखना, सीजियम है ना, सीजियम हो जाएगा, जिसे हम लोग कैपिटल, क्या हो रहा है पेन को, कैपिटल C और S से, स्मॉल s से सूचित करते हैं ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो कि आपके ऑप्शन में जो था वो अधातु फ्लोरीन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। धातु दे के पूछा जाए तो सीजियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, क्या बोल रहा है भाई,
टाइटेनियम युक्त खनिज है। बिल्कुल इसका जो आंसर जो लोग टिक कर रहे हो डी सही है ना, इसका नाम है बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा इल्मेनाइट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज जो है इल्मेनाइट है। और जो लोह युक्त टाइटेनियम होता है, लोहा युक्त टाइटेनियम होता है, दोबारा सुनिए, लोहा युक्त टाइटेनियम होता है। और मैं आपको बता दूं इसका कलर, तो यह काले या धूसर रंग का ठोस है, काले या धूसर रंग का। इसमें कम जो है क्या होता है, चुंबकीय मात्रा का गुण होता है, मतलब कि चुंबकीय मात्रा का गुण कम होता है, ध्यान रखिएगा। और व्यापारिक दृष्टि से इल्मेनाइट टाइटेनियम का सबसे महत्वपूर्ण भंडार कहाँ पे है, आप कहेंगे सबसे ज़्यादा तो सर इसका केरल में है ना, कहाँ पे, ये कई बार पूछ लेता है ना। तो अगर आप यहाँ पे मैप पे दर्शाना होगा तो यहाँ पे केरल सबसे ज़्यादा इसका है, केरल, केरल में है, ध्यान रखना। उसके बाद केरल के बाद ये उड़ीसा पे भी है, ठीक है। तो केरल रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उड़ीसा। उसके बाद तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे उड़ीसा, पहले नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे ये करना तमिलनाडु करना। प्रश्न पूछता है आजकल यहीं से उठा। और अगला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, और मैं इस टेस्ट में जो क्वेश्चन लिया ना यार उम्दा तरीके से, ठीक है, ताकि आप, मुझे पता है अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लेते हैं मेरे साथ तो डेफिनेटली आज के बाद एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आता है कन्फ्यूजन में। क्वेश्चन क्या है कि उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, एक उष्मा शोषी रहता है और एक उष्मा छेपी रहता है। अभी मैं यहाँ पे लिख के समझाऊंगा। तो ये प्रश्न पूछा है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, यही पूछा है। तो इसका आंसर तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, उष्मा अवशोषित होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि सर उष्मा जो है अवशोषी क्या होता है और उष्मा छेपी क्या होता है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ। एक होता है उष्मा छेपी, छेपी उष्माक्षेपी कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा होता है उष्मा शोषी, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम है उष्मा शोषी, शोषी अभिक्रिया। दोनों में क्या अंतर है जरा सा समझिएगा, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उष्माक्षेपी उसे कहेंगे जिसमें उष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन से मतलब क्या होगा, निकलेगा, निकल जाएगा, ऊर्जा निकलेगा, है ना, उसी को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो लकड़ी का जलना, यहाँ पे लिख देता हूँ, लकड़ी का जलना क्या है भाई, तो यह जो है उष्माक्षेपी है। और यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ कि उष्मा शोषी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होगा, मतलब कि सोखेगा, क्या करेगा भाई, सोखना, सोखना, है ना, ऊर्जा या उष्मा का सोखना, सोख रहा है, सोखना, उसी को हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी। उदाहरण के तौर पे प्रश्न पूछता है बर्फ का पिघलना क्या है भाई, बर्फ का पिघलना क्या है, कौन सी प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे सर यह जो है उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी है। उष्माक्षेपी क्या हो रहा है, इसमें ऊर्जा निकल रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन था। तो उष्मा का, तो आपसे क्या पूछा था, उष्मा शोषी पूछ रहा है, तो उष्मा का यहाँ पे क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। एंडोथर्मिक में क्या होगा, दोबारा सुनिए, एंडोथर्मिक में क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, अवशोषण होगा, है ना। तो अवशोषण में आप देख रहे हो उष्मा यहाँ पे ये सोख रहा है, अपने पास रख रहा है। तो डेफिनेटली आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करें कि निम्न में से सबसे सख्त मतलब कि हार्ड कौन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। अभी मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। कुछ लोगों का, कुछ फ्रेंड्स का ये है कि सर हम आपके साथ पेड बैच में आना चाहे तो हमें क्या क्या मिलेगा, क्लास कब से शुरू हुआ है, हमें मिलेगा क्या क्या, है ना, कैसे ज्वाइन करना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत नॉमिनल फी है और यहाँ पे जो चीज़ें दिया जा रहा है सर्वोत्तम है, एग्जाम में क्वेश्चन उसके बाहर आता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो बैच शुरू हुआ है, इस बैच में सेकेंड स्लॉट 18 सितंबर से शुरू हुई है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं AEDO एग्जाम के लिए, तो भाई ऐसा नहीं कि आपका ये जो आप इस कोर्स में आएंगे तो सिर्फ आपका ये एग्जाम तैयार होगा, नहीं, बाकी एग्जाम से भी बिहार के आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, एकदम जीरो से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। साइंस में, मैथ्स में, रीजनिंग में, सारे सेक्शन, आर्ट्स वाला सेक्शन हो, है ना, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो GA और साइंस वाला सेक्शन थे ना, साइंस में आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों कवर होगा। थ्योरी एकदम सारे सेक्शन का थ्योरी, मतलब टॉपिक वाइज थ्योरी करवाया जाता है। उसके बाद सारे सेक्शन का आपको मॉक टेस्ट भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और कंप्लीट आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलता है ना, PDF फॉर्मेट में, और ये प्रिंटेबल है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बेवकूफ बनाता हूँ कि भाई ले लो, सिर्फ आप PDF को पढ़ सकते हो, नहीं, आप इसे प्रिंट आउट करवा के पढ़ सकते हो, ठीक है। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स रहता है। इसमें जो आप देख पा रहे हो GA वाला सेक्शन, इसमें आप सबको पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, लगभग 6 सब्जेक्ट है, वो भी एकदम जीरो से आपको पढ़ाया जाता है। और सबका हैंड रिटन नोट्स, कंप्लीट क्लास। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे क्लासेज जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो मान लो जो क्लास का टाइमिंग होगा उस टाइम आप फ्री नहीं होते तो वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हो। तो सारे सेक्शन का फ्रेंड्स क्लास मिलता है। मैथ्स और रीजनिंग एकदम जीरो से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो अच्छा मैं थोड़ा सा, और ये जो आप देख पा रहे हो तीसरा पेपर हिंदी और इंग्लिश का, ये भी करवाया जाएगा, लेकिन लास्ट में करवाया जाएगा। अभी जो फोकस है ये दोनों पेपर का। फी अभी कम कर दिया हूँ, आप देख सकते हो, मात्र जो है 1499 है,
लोग तो आपको 1000 लेके 999 लेके तो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं या कुछ टॉपिक करवा दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको जीरो से सब कुछ करवा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब 30 नहीं बल्कि 50 मॉक टेस्ट भी शामिल है, फुल लेंथ टेस्ट है ना, जिसका आपको वीडियो उसका कंप्लीट PDF विद एनालिसिस के साथ मिल रहा है। तो जो लोग, अच्छा इसमें सीट शामिल है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसका नॉमिनल फी मात्र 1499, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग, अच्छा ज्वाइन कैसे करना है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट आपको ये इस नंबर पर करना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 7319924130। नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है इस नंबर पे, और यहाँ पे भी नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स आप करके इस वाला नंबर पे 93 वाला नंबर भेजिएगा। उसके बाद आपको एट टाइम बैच में तुरंत जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अभी आप पेमेंट करोगे 2 दिन बाद जोड़ा जाएगा, नहीं, सेम टाइम में आपको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें मैं पुनः कर रहा हूँ, उसमें कंप्लीट पैकेज है, ये आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, जितना दूंगा कर लेना। ये आपको अगले 15 दिन में फर्क पता लगेगा, है ना, जब आप टेस्ट देंगे। और हम लोग का टारगेट है 85 से 90% क्वेश्चन तक आपको सही करना है एग्जाम हॉल में, है ना, यही अप्रोच भी है। तो आशा करते हैं कि जो डाउट था कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़े, तो मैं सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। पेमेंट के बाद फ्रेंड्स आपको लिंक मिलेगा, है ना, जो कि लिंक मिलेगा नहीं, मैं आपको जोड़ूंगा पेमेंट करने के बाद। जब आप पेमेंट करके मुझे भेजेंगे ना, उसके बाद मैं आपको जोड़ूंगा। कुछ लोग ना ये खोज रहे हैं टेलीग्राम पे जाके कि भाई ये ग्रुप कहाँ पे है, भाई वो नहीं मिलेगा, प्राइवेट होता है सब कुछ, है ना, जहाँ पे आपको क्लास मिलता है, नहीं मिलेगा। पेमेंट के बाद आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद जिनको लगता है कि मेरा सारे सब्जेक्ट ठीक है, सिर्फ मुझे टेस्ट ज्वाइन करना है, तो ऑलरेडी टेस्ट शुरू है। ये 50 जो है GS का टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको कंप्लीट जो है ये टेस्ट मिलेगा विथ एनालिसिस के साथ, कंप्लीट PDF के साथ, और ये 20 पेज का PDF रहता है डिटेल एनालिसिस के साथ, है ना, आप देख सकते हो। तो इसका फी 499 है, नंबर वही है। और जो लोग मैथ और रीजनिंग का ही सिर्फ आप सेट प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहते हो, ये भी टोटल 50 सीट का इसका 499 फी है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग इस बैच में आएंगे, ये जो बैच है इसमें 50 टेस्ट आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इसमें टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने, निम्न में से सबसे सख्त जो है, मतलब कि सबसे सख्त हार्ड कौन सा है, आपके ऑप्शन है, बताइएगा। जो लोग आंसर टिक करें, सबसे आसान क्वेश्चन है ये पूरा टेस्ट में, तो हीरा हो जाएगा। देखिए हीरा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। यह ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर है, आप सबको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यह जो है पारदर्शक और विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है, कुचालक विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है हीरा। और आप सबको पता है यह जो है बहुमूल्य रत्न माना जाता है। हीरे का उपयोग शीशा काटने में हम लोग करते हैं, है ना। क्वार्टज और प्लेटिनियम भी जो है ये कठोर पदार्थ है, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जान बूझ के पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है। और यहीं पे प्रश्न में आप लोग फंसते हैं। ऑप्शन में रहता है सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, जिंक। हालांकि मैं ऑप्शन लिया हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग आंसर बता दीजिए क्या होगा। डेफिनेटली जो लोग आंसर सी टिक कर रहे हो, है ना, सी में क्या है भाई, तो सल्फर है। डेफिनेटली आंसर हो जाएगा सल्फर। देखिए वल्कनीकरण की क्रिया में फ्रेंड्स प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ, किसके साथ, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रबर को अधिक जो है क्या करता है, तो अस्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। तो ध्यान रखना। और यह जो है संयोजी पदार्थ पृथक बहुलक श्रृंखला के बीच पूल का निर्माण कर बहुलक को क्या कर लेता है, रूपांतरित कर देता है, जिसमें रबर के गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और ये चीज़ें आपको नहीं कोई बताएगा, सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ टेस्ट में। मैं पुनः करूँ, ये सब मैं लिख भी दिया हूँ टेस्ट में डिटेल में, अब जाके देख लेना। PDF जो PDF मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, कितने लोग बता सकते हो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नीफे में होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, जाहिर सी बात इसमें लोहा होगा, इसका भी आंसर सही हो जाएगा, सी ही होगा, क्योंकि नीफे में लोहा अधिक होता है। पृथ्वी पर सबसे निचली परत की मैं पृथ्वी की सबसे निचली परत की बात कर लूँ, परत में निकिल और फेरस जिसे Fe कहते हैं, जैसे तत्व पाए जाते हैं इसमें, जिसे हम लोग नीफे कहते हैं, है ना। और सबसे नीचे होने के कारण यहाँ जो है क्या होता है, दबाव तापमान ज़्यादा होता है, इसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक मतलब जिसे इंग्लिश में हम लोग नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स कहते हैं। तो प्रश्न पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, ये पूछ रहा है। कितने लोग बता सकते हो आंसर, बिल्कुल जो लोग बी टिक करें, CSO के द्वारा भी किया जा रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो आगे बढ़ जाए, सॉरी CSA नहीं होगा मेरे भाई, अभी प्रेजेंट टाइम में आप सबको पता है इसे मर्ज कर दिया है ना, क्योंकि अब NSO करता है, CSO नहीं करता है भाई। ऑप्शन में है ही नहीं ना, NSO नहीं है भाई, इसमें NSO होगा, है ना। NSO के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है ना, संगठन है NSO के द्वारा। तो कोई आप मान लो कि सी वाला ऑप्शन को आप क्या कर लो, NSO बना लो, ठीक है। इस तरीके से भी नहीं होगा, NSO के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये PYQ का क्वेश्चन लिया गया ना, तो उस समय CSO काम करता था, आप सबको पता होना चाहिए, जो कि नाम बदल कर इसे NSO कर दिया गया है। डिटेल में पढ़ाया हूँ इकोनॉमिक्स वाला क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू
है ना, ये बोल रहे कौन से जो है, जैसे हम लोग इंग्लिश में माइनेज्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं ना, अभी भारत में कौन सा प्रचलित है ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो आप सबको पता है इसका आंसर जो हो जाएगा। कितने लोग आंसर टिक करोगे? जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं सी, फ्री फ्लोट, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आंसर डी हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं पुनः कर रहा हूँ और दे दिया हूँ आपको आपके PDF में। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल जो लोग निवेश बैंक का उदाहरण है ना। देखो भाई, ये सारे क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछे, तो माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में या फिर भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, किसका किया है सबसे ज़्यादा प्रगति? ऑप्शन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मैं बोल रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हरित क्रांति का दौर आया था, है ना, 1966-67 में कृषि जगत में। बताइए कितने लोग आंसर? बिल्कुल, ये गेहूँ उत्पादन में, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित क्रांति से जो है गेहूं उत्पादन में देखा जाए तो इसकी वृद्धि में बहुत ज़्यादा, और खासतौर पे ये जो फला फूला था किस क्षेत्र में, ये पूछता है कि हरित क्रांति का जो है विकास हुआ था किस क्षेत्र में। मेरे भाई जरा सा देख लो, ये पेन मेरा आज सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैप भी नहीं बन रहा है सही से, माफ़ी चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हरित क्रांति जो फला फूला था ना, ये आपका इस वाला क्षेत्र में है ना, हरियाणा, पंजाब और यूपी, पश्चिमी यूपी में भी फला फूला था। तो ये डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किसका? 8वें नंबर का पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल रोजगार बढ़ाने को, ठीक है, उसमें जोर दिया गया था इस पे, रोजगार बढ़ाने में, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है, आसान सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली 1 जुलाई से 30 जून। सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो भारत में कृषि फसल की अवधि 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। भारत में उगाई गई फसलों को मोटे तौर पर 2 मौसमी आधार पर बांटा गया। 1 जुलाई माह में बोई जाने वाली खरीफ फसल होता है और अक्टूबर के अंत में बोई जाने वाली रबी फसल होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है मेरे भाई, है ना। तो आंसर क्या होगा? कितने लोग आंसर डी टिक किए हो, है ना? 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है ना। यहाँ से इसे सही कर लेना, 1 जुलाई से 30 जून, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया था, किस वर्ष किया था समाप्त? ये पूछा है। हाँ, जो लोग 31 मार्च 1997 टिक कर रहे हो ना, बिल्कुल आप सही जगह जा रहे हो, सही टिक कर रहे हो, यही राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रभाव की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? 18 नंबर का क्वेश्चन, नंबर 18। ये भी आप लोग जो है सही आंसर टिक किए हो, ए गर्म मुद्रा, हॉट करेंसी, ठीक है ना। इसे हम लोग हॉट करेंसी कहते हैं, गर्म मुद्रा कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे होता ये है कि शीघ्र ही पलायन कर जाने वाली प्रवृत्ति वाली मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? हॉट मनी, है ना, हॉट करेंसी अथवा गर्म मुद्रा कहते हैं। जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है ना, वही यह जो है स्थानांतरित हो जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब किसी मुद्रा की तुलना में पूर्ति अधिक होती है तो ऐसी मुद्रा को सरल मुद्रा कहते हैं, और इसके विपरीत स्थिति वाली मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आंसर इसका गर्म मुद्रा होगा। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रभास में बोल रहा हूँ, प्रभास की प्रवृत्ति होती है, वो गर्म मुद्रा कहलाती है ना, हॉट करेंसी। आय की असमानता मापी जाती है, आय की, है ना, इनकम की। बिल्कुल, इसमें जो है आप सबको पता है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा बहुत कायदे से मैं ये सब इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच में पढ़ाया हूँ। आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा मेरे भाई? अच्छा जूम कर देता हूँ ना, क्वेश्चन जूम नहीं था, ठीक है, 19 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 प्रस्तावित किया है, क्या किया है? हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, है ना। आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। देखिए औद्योगिक नीति 1948 को देखा जाए तो 6 अप्रैल 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में पेश किया था, और इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा स्वीकार किया गया, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों पर बल दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है भारत में, आप सबको पता होना चाहिए, और ये पूछे जाते हैं। दिल्ली में 10 क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स का भी लिया था, इसमें ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? ध्यान रखना भाई, आसान सा क्वेश्चन। जो लोग इल्तुतमिश टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, मैंने इतने अच्छे से डायग्रामिकली पढ़ाया हूँ। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया था, और इल्तुतमिश ने अपने बेटे राजकुमार नासिरुद्दीन मोहम्मद की याद में मदरसा ए नासिरिया नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम था मदरसा ए नासिरिया की स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। किसके याद में? इनके बेटा था नासिरुद्दीन मोहम्मद, उनके याद में मदरसा ए नासिरिया किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो इस तरीके से भी आप माइंड में रख सकते हो, क्योंकि दिल्ली में ये पहला मदरसा था इल्तुतमिश के द्वारा। गुलाम वंश आपने पढ़ा होगा, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। दिल्ली सल्तनत में पहले गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मैं ट्रिक से रटवा दिया हूँ इसे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? कौन किया था विजयनगर राज्य की स्थापना? दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ था, आप सबको पता ही होना चाहिए। तो राइट आंसर बिल्कुल जो लोग हरिहर एवं बुक्का दो भाई ने किया था, मेरे भाई ध्यान रखना। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई ने मिलकर किया था, और ये क्या था, ये डेट पूछ लेता है, तो ये 1336 ईस्वी में किया था, 1336 ईस्वी में किया था। इनके पिता था संगम, ध्यान रखना, इनके पिता का नाम हरिहर एवं बुक्का, दोनों भाई था, जैसे बात है, इनके पिता के नाम, दोनों भाई इनके पिता संगम थे, और ध्यान रहे अपने पिता के संगम के, इनके पिता का नाम था संगम, तो संगम के नाम पर उस वंश का संगम वंश भी कहलाया। तो जो कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना ये दोनों भाई ने मिलकर किया 18 में बोल रहा हूँ 1336 में, और बाद में क्या किया, इस वंश का नाम संगम वंश कर दिया अपने पिता के नाम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे डिटेल में करवा चुका हूँ, तो और डिटेल में यहाँ पे करवाऊंगा तो पता चला, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, मतलब कि स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, दौलताबाद बिल्कुल सही है, दी इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से, अब ये कब किया था ये भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना, ये 1327 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1327 ईस्वी में दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। इसके पीछे तर्क था इनका, मोहम्मद बिन तुगलक का, कि भाई इनका कहना था कि भाई हम इस क्षेत्र में राजधानी को लेके जाएंगे ना, तो पूरे भारत को हम लोग जो है अच्छे से चला पाएंगे, इनका ये मानना था। थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये कुछ बेसिक बातें है ना। अच्छा, एक बार कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं भाई, इसका मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या था, शासन व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में जो कर रहा था, ये 1325 से लेके 1351 तक था। तो ये कई बार पूछ लेता है भाई, ध्यान रखना है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का जो है संस्थापक कौन है? बिल्कुल ये हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन है। देखिए बहमनी राज्य का स्थापना हुआ था, डेट में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये हो गया था 1347 ईस्वी में। ठीक है, 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का, इनका मूल नाम था हसन गंगू, कई बार पूछ देता है, तो इसका मूल नाम था हसन गंगू। ठीक है, इसका मूल नाम था हसन गंगू। तो इसके बारे में बात करूँ तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे थे, और इसने गुलबर्गा में अपनी राजधानी बनाया। बाद में उसका जो नाम बदल कर जो कर दिया गया था ना, वो हसानाबाद रखा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कहानी भी बड़ी लंबा चौड़ा है, तो माइंड में रखिएगा बस इतना भी। चलो अगला क्वेश्चन है, आप चंगेज खां का मूल नाम क्या था, बताओ। डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो, तेमुचीन उसका नाम था। चंगेज खां चाइना से भी आया था, आपको पता होना चाहिए। तो देखो, चंगेज खां एक मंगोल शासक था, जिसने मंगोल साम्राज्य का विस्तार में एक अहम भूमिका निभाया था। चंगेज खां का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेमुचिन, जिसे हम लोग जो है तेमुचीन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम क्या था? तो आप सबको पता है, राणा रतन सिंह। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक जो है मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत में है। बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ यार, डिटेल में, थ्योरी वाला क्लास में। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बताइए। जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की, और क्या किया था, उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। वह संपूर्ण जो है विश्व को जीतने का जो है अभिलाषा रखता था, और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने का भी क्या किया, मन में ठान लिया था। किंतु अपने वफादार मित्र एवं कुतबाल, इसका नाम था क्या, कितने लोग बता सकते हो? हाँ, अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे इस बार पूछ दिया है भाई, बताओ नहीं है, तो कितने लोग बता। देखो यहाँ पे इस रियासत का नाम है और यहाँ पे शासक का नाम है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आप देख पा रहे हो ना, देवगिरी, देवगिरी का शासक शंकरदेव, बिल्कुल ये सही है। और वरंगल का यहाँ पे बात कर लो तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये गलत है, रामचंद्र देव नहीं था। कौन था भाई बताओ? उनका पुत्र था, शंकरदेव शासक बना था, इनका मृत्यु हो गया था और शंकर देव शासक बना था। ठीक है, तो ये बाकी होयसल में बीरबल्लाल था। और यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय ना, देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र देव था। ठीक है ना, रामचंद्र देव का जब मृत्यु हो जाता तो उनका पुत्र बाद में शंकरदेव शासक बना। तो थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है जानबूझ के। बाकी मदुरा का जो है यहाँ पे वीर पांड्या हो जाएगा, बाकी सब सही था, 20 का राइट आंसर होगा, यही गलत था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देव नहीं है, देश है, माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि भाई मूर देश की यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मूर देश की यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता। और जी टाइम पूछता है, बिल्कुल आंसर जो लोग ए टिक कर रहे हो, मोहम्मद बिन तुगलक, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे यह जो है 1333 से 1347 ईस्वी के बीच में यहाँ पे आ जाता है। और ये इब्न बतूता
है ना, मूल देश जिसे मोरक्को कहते हैं ना, मोरक्को के मूल अफ्रीकी यात्री थे, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल आपको मैं बताया ही था कि 1333 से 47 तक था, और इसी के कार्यकाल में भारत आता है ये, सॉरी 1335 में बोल रहा हूँ, 1325 से 51 था भाई, ठीक है ना, 51 है ना, ये इसका शासनकाल था। और दिल्ली का काजी इसे ही नियुक्त किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी, काजी का मतलब होगा न्यायाधीश, न्यायाधीश पोस्ट पे ये एकमात्र जो है व्यक्ति थे इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत नॉलेज था इसको, इसलिए दिल्ली का काजी मतलब कि दिल्ली का न्यायाधीश से नियुक्त किया था। चलो बढ़ जाते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली के किस मुस्लिम शासन के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, क्या कहा, इस लाइन को देखो, ये पूरा लाइन कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लाइन ये कहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में जो है एक विद्रोह हुआ, सुल्तान स्वयं जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया, तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था मतलब कि स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए जो है सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट कहा जाता है कि 20 मार्च 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, और उसके निधन पर एक व्यक्ति है बंदायू, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, इस व्यक्ति का नाम है बंदायूनी, बंदायूनी, ये लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गया। ये बंदायू लिखता है, किसके बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक, चलो गला दुख जाता है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इतने ऐसे मैं सोल्यूशन कर पाता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और कूट का प्रयोग करना है, कौन सा सही है भाई, ये पूछ रहा है, सही का आपको चयन करना है। आप कहेंगे सर सही जो है ना ये बी वाला है सही। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सूची 1 में रेलवे क्षेत्र है और ये मुख्यालय है उसका, तो देखो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ना यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये सिकंदराबाद नहीं है बल्कि ये हाजीपुर है, तो ये भी गलत था। दक्षिणी मध्य रेलवे का नहीं, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ना, ओहो सबको मिलाना था, माफी चाहते हैं, मिलाना है इसको, सॉरी यहाँ आंसर है, मुझे लगा, अच्छा कोई बात नहीं, इसको मिलाना है। तो आइए देख लेते हैं, तो इसका जो है देखो हाजीपुर यहाँ पे हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है, दक्षिण मध्य का जो है ये सिकंदराबाद है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, दूसरा का पहला, बी का दूसरा पहला। और पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है पश्चिम मध्य का ये जबलपुर है, बिल्कुल आप लोग सही टिक कर रहे हो। और उत्तर मध्य का जो है ये इलाहाबाद है ना, तो आंसर इसका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, बताइएगा भैया क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो होता है किससे होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होगा मेरे भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग से, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बातें बता दूँ, भारत की सड़क प्रणाली ना विश्व की दूसरी, मैं कौन सा बोल रहा हूँ, विश्व का, यहाँ पे दूसरा, विश्व का दूसरा जो है विशालतम सड़क प्रणाली में से एक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश की सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, लेकिन इन पर जो है कुल सड़क परिवहन का 40% से ज़्यादा अभी जो है प्रेजेंट टाइम में यातायात होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत 2 बार है ये क्वेश्चन ले लिया है बच्चा, कोई बात नहीं 2 बार क्वेश्चन, टाइपिस्ट को ना हम क्लास लेना पड़ेगा उसका एक बार। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक में बोल रहा हूँ, देखो उत्पादन नहीं उत्पादक में बोल रहा हूँ, बताओ कौन हो जाएगा। जो लोग आंसर टिक कर रहे हो उत्तर प्रदेश है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रति हेक्टेयर वो पंजाब हो जाएगा, लेकिन ये यूपी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बोडो निवासी है, बोडो जो है कहाँ है भाई, कहाँ के निवासी है, बिल्कुल जो गारो पहाड़ी देख रहे हो ना पूर्वोत्तर भारत में, गारो खासी चयन दिया, तो आंसर क्या होगा भाई, ए होगा गारो। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, यूरेनस के बारे में बात बोल रहा है, तो जो लोग आंसर टिक करोगे 84 वर्ष, ध्यान रखना वही आंसर होगा, ऑप्शन में है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पृथ्वी ना 365.25 दिन में सूर्य के चारों ओर कितना किलोमीटर से, तो देखो 30 किलोमीटर पर सेकेंड के कक्षीय वेग से एक चक्कर लगाती है, और आप बोल सकते हो कि 0.25 दिन का तात्पर्य है कि 6 घंटा, 6 चौके 24, मतलब कि 24 घंटा का समय होता है ना दिन और रात, 4 से भगा दोगे तो कितना होगा, 4 से 24, तो 6 घंटा होगा 0.25 का, है ना। और प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात लीप ईयर आता है, जो कि
लीप ईयर 366 दिन का होता है, नॉर्मल वर्ष 365 दिन का होता है। बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग जानते हैं। लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, ये सब जानते हैं आप। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ये आसान सा क्वेश्चन है, बता दोगे बिल्कुल। ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा ना, उत्तरी ध्रुव कौन है? तो आप कहेंगे सर ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछता है बहुत। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कलिमंजारो है एक, क्या है? तो आप सबको पता है यह जो है वेल्कोनो है, जो कि कलिमंजारो में बात कर लूँ तो फ्रेंड्स यह जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में स्थित है ना। जैसे हम लोग आग्नेयगिरी भी कहते हैं इस पर्वत को, आग्नेयगिरी है ना। तो आंसर क्या होगा? आग्नेयगिरी। ऑप्शन में वेल्कोनो है, आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है सारगेसो सागर जो है किसका हिस्सा है? इतना पूछे जाते हैं क्वेश्चन की मत पूछे। तो जो लोग आंसर सी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर की हिस्सा है। ठीक है, और इसकी मैं बात कर लूँ तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे देखा जाए तो 20 डिग्री से, कहाँ से? 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तथा अगर देशांतरीय विस्तार का बात कर ले तो यह जो है ना, अक्षांशीय विस्तार ऐसे होता है ना, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ये अक्षांशीय विस्तार है और ये देशांतरीय विस्तार है। बहुत कायदे से ग्लोब पे मैं पढ़ाया हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे ग्लोब से बना ही देता हूँ। देखो भाई, ये अक्षांशीय विस्तार है। हालांकि अक्षांशीय विस्तार नहीं पूछता है, देशांतरीय विस्तार ये है, ये देशांतरीय रेखा है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है इसका ये है 20 से 40। ठीक है ना, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 20 डिग्री से नॉर्थ से कितना? तो ये 40 डिग्री नॉर्थ के अक्षांशीय विस्तार में है। और देशांतरीय विस्तार में देखा जाए तो ये 35 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिमी से, ये पश्चिमी है, ध्यान रखना। कितना? तो ये 75 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर रेखा के मध्य है। ये प्रश्न 35 से 75 इस तरीके से नाम रखेंगे, 20 से 40 ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखो ये मतलब कि सारगेसो एक प्रकार का घास होती है ना, क्योंकि ये जड़त्व, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जड़ विहीन होना है ना, जिसमें जड़ नहीं रहता है, जड़ विहीन। सारगेसो एक प्रकार की घास है जो जड़विहीन है, और इस घास को पुर्तगाली भाषा में देखा जाए तो सरगेशम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम जो है सरगेशम सागर रखा है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रचलित हैं, इसलिए मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापना किया था? 1612 में। तो जो लोग टिक कर रहे हो भाई गुजरात वाला सूरत, वो सही जा रहे हो, यहीं पे सूरत में किया था। आंसर हो जाएगा सी। दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, यहाँ पे आप सबको पता है मसूलीपट्टनम में लगभग क्या 1611 ईस्वी में स्थापना किया था। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पे देख लो जरा सा। ठीक है ना, कहाँ पे? तो मैं बोल रहा हूँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। यहाँ पे बंगाल है भाई, यहाँ पे बिहार और उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र का दीवानी प्रदान की कौन से साल में? तो आप सबको पता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दिया, जिसके बदले में कंपनी ने क्या किया, अंग्रेजी कंपनी ने क्या किया कि भाई हम आपको साल का 26 लाख रुपया देंगे और निजामत व्यय के लिए हम 53 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कौन सा? तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो लागू हुआ था, ये आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। ठीक है ना, तो ये कब हुआ था ये पूछ रहा है ना। अच्छा, ये क्या पूछा है क्वेश्चन कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? अच्छा हाँ, तो जाहिर सी बात है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है ना, तो ऑप्शन में देख लो, कोई ऑप्शन यहाँ पे होगा ऐसा, यहाँ पे है ऑप्शन, इसका जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये सी हो जाएगा बिल्कुल सही। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। इसके द्वारा सरकार को एक अस्थायी आय प्राप्त होने लगी, जिससे क्या होगा, जाहिर सी बात है सरकार का बजट एकदम तगड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये मैं पूछ रहा हूँ और आप सबको पता होना चाहिए। ये कृषक, अच्छा भाग नहीं लिया था, कौन नहीं लिया था? कितने लोग बता रहे हो इसका आंसर? तो जो लोग सही टिक कर रहे हो, देखो 1857 क्रांति में खेतिहर मजदूर, कृषक, जमींदार भाग लिए थे, ये साहूकार नहीं लिया था। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर जो है ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? आसान सा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में लिया हूँ, तो जाहिर सी बात है 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, है ना। तो ध्यान रखना, इसका जो नेतृत्व किया था नेता जो था वो सिद्धू कान्हू, है ना, आप सबको पता होना चाहिए। ये सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम है क्या है भाई? कितने लोग टिक कर सकते हो आंसर? जो लोग बी टिक कर रहे हो बिल्कुल है, राधा कृष्ण आयोग, है ना, राधा कृष्ण आयोग बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका डेट बता देता हूँ। तो
वर्धा शिक्षा आयोग की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यह जो है 1937 में इसका स्थापना किया गया था। 1937 में राधा कृष्ण आयोग का ये 1948 से 49 के बीच में। कठोरी शिक्षा आयोग की स्थापना जो किया गया था ये 1964 से 66। और ये जो है ना कई बार पूछता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो ये 1953 में इसका स्थापना हुआ था। तो आपसे पूछा था कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बोला था, एक शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण आयोग। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधा कृष्ण आयोग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड ब्रेक। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु 1900 सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। जो लोग बी टिक कर रहे हो, मजरुल हक के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हो बी, है ना, तो ये नहीं है। देखो भाई S.A. डांगे की बात कर रहे हैं ना, तो ये डांगे महोदय ना द सोशलिस्ट, ये अंग्रेजी समाचार पत्र, तो यहाँ पे ये संस्थापक है और ये समाचार पत्र है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर ये नवयुग नहीं हो जाएगा, इन्होंने द सोशलिस्ट ये अंग्रेजी पत्रिका समाचार पत्र था, अंग्रेजी में था, तो इन्होंने इसका स्थापना किया था, है ना। इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता था। सच्चिदानंद सिन्हा, जाहिर सी बात है इंडियन पीपल्स, बिल्कुल सही है ये। और बाकी जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड, इनके द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके द्वारा ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो सारे इंपॉर्टेंट है, माइंड रखिएगा। अगला है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया। कौन किया था इसका रचना, ये बोल रहा है भाई, तो डेफिनेटली दीनबंधु के द्वारा किया गया था, है ना, नील दर्पण। दीनबंधु मित्र थे, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन ना बार बार आप लोग गलत करते हो। बताओ आंसर क्या होगा इसका? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, संसद के दोनों सदन के द्वारा, दोनों सदन के सभी सदस्य। देखो एक शब्द लिखा हुआ है सभी सदस्य, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत? तो 66 के तहत, 66 क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य के जो है मिलकर जो है बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्य द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ध्यान रखना। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बता दिया ना, ये आंसर इसका जो है बी हो जाएगा भाई, ये वाला बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विधान परिषद है, ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है विधान परिषद कहाँ पे है, किस राज्य में है? कूट दिया है, ठीक है ना। तो देखो विधान परिषद मतलब कि जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था हो, है ना। तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए जो विधान परिषद है बिहार में तो है ही, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद कहाँ है सर? तो आप कहेंगे यूपी में है, यूपी के बाद आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में है। तेलंगाना, बिहार में कितनी सीट है? 75, महाराष्ट्र में 78, यूपी में शायद 100 है ना, और आंध्र प्रदेश में 58 है, और तेलंगाना में 40 है विधान परिषद का सीट, ठीक है ना। तो बता दो कहाँ पे है। तो जो लोग बिहार टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, बाकी इधर नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? ये डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन है, बताओ। यहाँ पे एक शब्द था विधायिका में सम्मिलित है। हाँ, जो लोग यहाँ पे सिर्फ ये जो टिक कर रहे हो, है ना, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा ना। तो आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। तो बिल्कुल देखो, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला ठीक है, और उसके बाद और जो ठीक है वो है तीसरा, अल्पसंख्यकों का अधिकार। ये जाहिर सी बात है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर टिक कर लो, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग आंसर टिक कर रहे हो? बी, जो लोग टिक कर रहे हो, है ना, बी 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 इज़ द निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देखो भाई, इसका हमारी मिली जुली सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वह महत्व प्रदान करना, ठीक है। देखो मैं डिटेल में यहाँ पे करवाऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं PDF में लिख दिया हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीट का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। तो कह रहा है कि इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जो लोग सी टिक करो 2026 तक। और मैं आपको बता दूं, संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ था ना, तो उसी के अनुसार बोला गया था कि भाई 2026 तक इसमें कुछ आप नहीं कर सकते हो, और परिसीमन वर्ष है 1971, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ?
तो जो लोग आंसर टिक कर रहे हो मेरे भाई ए, वो गलत कर रहे हो, बल्कि ये नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मंत्री लॉर्ड मैक्यूगो ने 20 अगस्त 1919 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और उन्हें या फिर इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत मंत्री मॉन्टेग्यू और तत्कालिक वायसराय जेम्सफोर्ड के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। और यह अधिनियम की बात कर लो या फिर इस अधिनियम की बात कर लो तो इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन भी प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक विधायक, कितने लोग बता सकते हो? नहीं सॉरी, संसदीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? बेसिक सा क्वेश्चन, तो लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन ना कई बार पूछता है, ध्यान रखना। तो संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के एग्जाम में देता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। जब यहाँ पे राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो क्या हो जाता है? ये विधेयक क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है। विधेयक अधिनियम, राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है तो संविधान के अनुच्छेद कितने नंबर 107, अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक के संबंध में प्रावधान दिया गया है और अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर की तरह क्या है? यहाँ पे एक शब्द आपको दिखेगा ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है। तो आंसर बता दो आप सभी लोग, कितने लोग आंसर इसका दे सकते हो? बिल्कुल, इसका राइट आंसर जर्मेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन डी बिल्कुल मंत्री मंडल सचिव हो जाएगा राइट आंसर, कैबिनेट सचिव, आप सबको पता है ये। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न से कौन सा एक जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ये बोल रहा है। तो डी जो है ये नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी ये जो आप देख पा रहे हो, द हिंदू, बंगाली, मराठी, ये सब था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण जो है फ्रेंड्स कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है? तो भाई सॉरी, सदिश नहीं है। तो सदिश में क्या होगा? इसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों होता है, अदिश में से जो है परिमाण होता है। तो देख लो आपके ऑप्शन में है, आंसर ए हो जाएगा, गति। अगला क्वेश्चन, ऑडोमीटर क्या मापता है? तो बिल्कुल ये जो है ध्वनि तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बल का योग शून्य हो तो वह वस्तु क्या होगा? तो आप कहेंगे समरूप गति से चलती रहेगी, बस इतना ध्यान रखना। अगला है कि बिजली के मोटर परिवर्तित करती है, क्या करता है परिवर्तित? तो आप कहेंगे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट, हीरे की चमक का कारण है, क्या कारण है भाई? तो जो लोग डी कर रहे हो, है ना, सही, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला है, प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है, कौन सा होता है? तो आप कहेंगे तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। मैं पुनः कर रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में दे दूंगा, क्योंकि आप ही लोगों का रहता है कि सर वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाइए, क्योंकि और डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किलो हर्ज एक इकाई है जो मापती है किसको? तो जाहिर सी बात है, यह जो है विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र जो है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो आप कहेंगे समुद्र जो नीला प्रतीत होता है ना, ये आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन में जो है, देखो बी नंबर में वो है, आपको दिख रहा होगा, तो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और आपको यहाँ पे पदार्थ है और इसका उपयोग देख रहे हो, मैं किसका उपयोग कहाँ पे होता है ये आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो कितने लोग आंसर सही टिक कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। देखो भाई, ये स्पार्ट्रियम है ना, इसे देखा जाए तो इसका उपयोग हम लोग जो करते हैं, कृत्रिम ये मधुरक आप ऐसे बोल सकते हो। फिर आयन की बात कर लूँ तो यह जो है परिशीतक के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो आंसर इसका। और नियोप्रीन की बात कर ले, कितने लोग नियोप्रीन के बारे में जान रहे हो, है ना, क्योंकि यह जो है एक संश्लेषित रबर है। तो एक इसमें इस तरह का क्वेश्चन जो आता है, एक दो भी ऑप्शन जान रहे हो ना, तो आंसर टिक कर लोगे। बेनाड्रिल आप सबको पता है कि यह जो है प्रतिहिस्टामीन है, बेनाड्रिल, है ना, कफ सिरप आपने नाम सुना होगा बेनाड्रिल का, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई सी हो जाएगा, सी टिक कर लेना, राइट आंसर। अगला है यहाँ पे कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होता है ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये मैं आपको बता दूँ, ये जो ना नीले लिटमस को लाल कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? ठीक, अधिकतम प्रोटीन, अधिकतम मैं बोल रहा हूँ, तो सोयाबीन में ऑप्शन में आपको दिख रहा है। अगला है फ्रेंड्स, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे होता है ये पूछ रहा है। इंसुलिन में पूछा हूँ, इंसुलिन।
तो आंसर ना हो जाएगा इसका जो है यहाँ पे डहेलिया के जड़ों से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बोर्ड स्पिरिट है ना, बोर्ड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो आंसर सी हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल को। ग्रेप्स ट्रक में बनने वाला मुख्य उत्पाद जो होता है एटीपी के रूप में बनता है, आप लोग सभी जानते हैं बहुत कायदे से। 76 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला कि कार्बोहाइड्रेट में जो है अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? बेसिक सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज बनता है, आप सभी लोग जानते हैं। निम्न धातुओं में कौन सा समानता पर द्रव है? अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ जो लोग आंसर टिक कर रहे हो। बी पारा मरकरी, बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर की तरह जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये जर्मेनियम, मैं अभी कुछ देर पहले बताया था। निम्न में कौन सा यौगिक धात्विक और जो है फेरोमैग्नेटिक है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से CrO2 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है, प्राक सैंधव काल में किस पुरास्थल से जो है हल का जोताई बोला है ना। तो ये कालीबंगा हो जाएगा, राजस्थान में है। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यन से पूर्व, है ना, पूर्व आर्य। शक संवत प्रारंभ हुआ था वही 83 का, बिल्कुल ये हो जाएगा। 72 ईस्वी से शुरू होता है। संगम युग में जो है ये उरैयूर किस लिए विख्यात है? एक बंदरगाह था, बहुत इंपॉर्टेंट है उरैयूर, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। बी इज द राइट आंसर। ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, है ना, यहीं पे बंदरगाह भी था, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संध्याकार नंदी प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र के विषय वस्तु का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा सभी लोग। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ये पाल वंशी रामपाल से है ये संबंध इसका। न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? ये क्वेश्चन है भाई, बताओ। बिल्कुल डी हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बुल्लू हॉरिजन। देखो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, डिटेल में मेंशन कर दिया हूँ। KM3 मतलब KM3 नेट जिसे हम लोग क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कहते हैं, जो समाचारों में देखा गया था। तो कह रहा है कि किस समुद्र के नीचे स्थित है, बताओ। बिल्कुल जो भूमध्य सागर टिक कर रहे हो ना, ये सही कर रहे हो, डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में वाव थराद है ना, वाव थराद किस राज्य के नए जिले के रूप में मंजूरी दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी आप सबको पता है गुजरात राज्य में ये एक जिला बन रहा है वाव थराद। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस संस्थान ने, यहाँ पे जूम कर देता हूँ, डोजर पसो माइनिंग विधि के लिए पहली परीक्षण विस्फोट किया है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सी जो लोग टिक कर रहे हो, है ना, तो सही है ये, है ना, सी ही हो जाएगा, है ना। CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो बिल्कुल यहाँ पे उड़ीसा सरकार ने ऐसा पहल शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र एक्स वीजा की शुरुआत किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका भी आंसर सी हो जाएगा, यह गृह मंत्रालय का ये पहल है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये कौन से राज्य सरकार ने किया है ऐसा काम? तो मध्य प्रदेश, MP सरकार ने, मध्य प्रदेश। और यह जो है 134वीं जयंती पर जो है 2025 में ये ऐसा पहल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व क्वांटम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? अभी शायद यही क्वेश्चन BPSC में नहीं, कोई एग्जाम में पूछ लिया था कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। मैं पूर्ण कर रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे दिया हूँ, PDF में देख लेना। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार गणितीय कौशल और जो है कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा राज्य शीर्ष पर है ये पूछ रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश अभी शीर्ष पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? तो शून्य गरीबी कार्यक्रम शुरू किया है? कौन किया है, बताओ, बता सकते हो इसका आंसर? तो ये भी अभी UP सरकार ने ही ऐसा किया है, ध्यान रखना। आंसर ए हो जाएगा भाई, है ना, UP सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया NONOP शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल यह जो है ये हो जाएगा बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय, नाम से ही पता चल रहा होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व को खादी पहनाओ, किसको, विश्व को खादी पहनाओ अभियान शुरू किया है भाई? यह भी जो है आप सबको पता है कि यह जो है भारतीय विज्ञापन एजेंसियाँ AAAI हो जाएगा, AAA और I, सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ? किस शहर में, किसका? तो विश्व शांति केंद्र का गुरुग्राम, हरियाणा में, है ना। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में वन तारा वन्यजीव अभ्यारण्य बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारे PM मोदी का तस्वीर बड़ी वायरल हो रहा था इसमें, बताओ। गुजरात, जो लोग टिक करते हो सही टिक करो, क्योंकि ये अभ्यारण्य गुजरात राज्य में ही है। लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और जो है एवं अपरिसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है, बताओ। बिल्कुल 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च नहीं 5 मार्च को, यार 5 मार्च राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट मॉक टेस्ट मैं करवा चुका हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो एक बार पढ़ लीजिए। बहुत नॉमिनल फी में मात्र 1499 में कंप्लीट कोर्स, और इसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट भी शामिल है। सारे सेक्शन का वीडियो PDF सब कुछ आपको मिल रहा है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं सब कुछ आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। मात्र जो है इसका फी 1499 है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, पेमेंट का नंबर ये है। पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। और ऐसा ही आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहाँ पे आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।